मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 75 अरब रुपए ये हैं जिसमें ऑगमेंटेशन कहते हैं। ऑगमेंटेशन टेक्निकल वर्ड है, उसको समझाने के लिए कह दूं, बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि K4 का 260 मिलियन गैलन पानी किंजर लेक से हब रिजर्वायर तक 130 किलोमीटर पानी आ जाएगा, कराची तक आ जाएगा। किंजर लेक से कराची तक वो पानी आ जाए। अब कराची आने के बाद वो कराची के इलाकों में, गली मोहल्लों में, टाउनों में कैसे जाएगा, उसका कोई निजाम नहीं है। उस निजाम को कि जिससे कराची तक पानी आ जाए K4 का, और वो फिर बल्दिया टाउन जाए, वो फिर औरंगी टाउन जाए, वो फिर सुरजानी जाए, वो लियाकताबाद जाए, वो लियारी जाए, वो क्लिफ्टन जाए, वो गुलशन इकबाल जाए, वो लांडी कोरंगी जाए, उसके उस तक पहुंचाने वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कह रहे हैं ऑगमेंटेशन। मतलब यह कि कराची के इंटरनल गलियों में, रोडों पे पानी की लाइनें डालेंगी, जब जाकर K4 का पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा। ये समझ में, आम लोगों के समझाने के लिए ये वाली बात करूं तो ये 75 अरब रुपए, तो जहां K4 का काम हो रहा है एट द सेम टाइम, और उसकी डेट क्या है, जून 2025, और हमें बताया यह जा रहा है कि जून 2025 में भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। एक जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह शामिल हैं, जबकि जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दरख्वास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन के वकला अदालत में पेश हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह शामिल हैं। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दरख्वास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन भी वकला अदालत में पेश हो चुके हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे दानियाल अजीज़ से। दानियाल, इस वक्त क्या तफसील है जो इस वक्त समाअत जारी है पेशावर हाई कोर्ट में? देखिए जी, इस वक्त इस केस पर समाअत जो है वो हो गई। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में इस केस की समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल दफ्तर से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस तरह काजी अनवर एडवोकेट, इस तरह बाबर अवान एडवोकेट जो है वो भी अदालत में पेश हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। इस तरह जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके अपने अपने वकला वो भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए और उनको तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, तो इस केस को लिहाजा मुलतवी किया जाए। जिस पर अदालत ने उनको कहा कि आज उनको खुद पेश होना चाहिए था, हमने नोटिस किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए और उनको तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए और वो आज ना आ सके। तो इस पर जो दीगर सियासी जमाती पीपल्स पार्टी के वकील ने अदालत से ये इस्तदा की कि जो इंटरम रिलीफ दिया गया है तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करे और मॉडिफिकेशन ये करे कि अगर हम पे साबित हुआ कि ये गलत है तब इस तरह इंटरम रिलीफ दी जाए या इस तरह कोई फैसला दिया जाए। अदालत ने इंटरम रिलीफ में 13 तारीख तक तोसी कर दी। नेशनल असेंबली स्पीकर को गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म जारी किया था कि 13 तारीख जो मुंतखब अराकीन है मखसूस नशिस्तों पर उनसे हल्फ नहीं लिया जाएगा। आज दोबारा समाअत हुई। 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में इस वक्त इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज़, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अटॉर्नी जनरल ज़ाती हैसियत में पेश हों, ये कहना था अदालत का। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से राबता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि पेशावर में जो समाअत जारी थी वो केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने अब केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है। और ये भी आपको बताते चलें कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, जबकि काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि नए एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी, नया एडवोकेट जनरल फिर इस केस में पेश होगा।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज की वकील काजी मिसबा एहतसाब अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने कहा है कि हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया, दायमी वारंट जारी हुआ। इन 3 रेफरेंसेस में दीगर मुल्ज़िमान बरी हो गए थे। हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं। दूसरी जानिब नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून कहता है कि मुल्ज़िमान अदालत में पेश होना पड़ेगा, उसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। वारंट का मतलब ही मुल्ज़िम को अदालत में लाना है। हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत पेश होने का मौका दिया जाए। एहतसाब अदालत की जानिब से हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। नया कर्ज, नई शराइत, कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन को दी जाने वाली $100 अरब की सब्सिडी ख़त्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी और गैस पर गर्दिश कर्जा बढ़ने से रोकने के इक़दाम से भी IMF को आगाह करना होगा। गैस की कीमत में 3 महीने के दौरान 400% से ज़्यादा का इजाफा से अवामी और कारोबारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। गैस महंगी होने से इंडस्ट्री बंद और बरामदात में कमी का खदशा पैदा हो गया है, जबकि आम आदमी को हज़ारों रुपए के माहाना बिल मिल रहे हैं। तफसीलात लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट में। हुकूमत ने पिछले 3 माह के दौरान गैस की कीमत में 400% इजाफा कर दिया। एक तरफ आवाम के लिए गैस के बिलों की अदायगी मुश्किल तरीन हो गई, तो दूसरी तरफ सनतकार भी सूरत हाल पर परेशान दिखाई देते हैं। ये जो 400% जो गैस की कीमतों में बढ़े हैं ना, ये आवाम के ऊपर बम की तरह गिरे हैं और आवाम और जो इंडस्ट्री है इसको ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ये इसको पे नहीं कर सकेंगे, फिर ये चोरी चकारी में आएंगे। तो जो नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बनी है, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉलिसी मेकिंग हो बिजनेस से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, ये फेडरेशन के साथ, चैम्बर के साथ, 5th पिलर के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के नई पॉलिसी मेकिंग की जाए, उनके साथ बैठ के बजट मेकिंग की जाए। कारोबारी तबके का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ने से बरामदात में कमी और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। हुकूमत टैरिफ कम करे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि गैस की प्राइसेस ऐसी स्टेज पे लानी चाहिए कि जो पूरी दुनिया में हैं उनके बराबर हैं, यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलेगा, तो वो कैसे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को इंश्योर कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। कि साल में 2 दफ़ा प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? एक तो उसकी सर्वाइवल का मसला है, दूसरा वो इंडस्ट्री गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट कैसे करेगी। कारोबारी तबके का मौक़िफ़ है कि गैस की कीमत में कमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए ताकि मुस्तकबिल में गैस की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही ज़रूरी अशिया की कीमतों को पर लगने शुरू हो गए। गोश्त, सब्जियां, खजूर और पकाने के तेल समेत रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली हर शय मज़ीद महंगी हो गई। कराची के शहरियों का शिकवा है कि आमदनी खाक और खर्च लाख हो गया। समझ नहीं आ रहा कि सहरी और अफ्तारी में बच्चों को क्या खिलाएंगे। कराची से रिपोर्ट करेंगी मेहर वाहिद। इतनी सैलरी लोगों की है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा आउट हो गया है। बजट जैसे लोगों का कंट्रोल में नहीं है। जितना कमा के ले जाओ उससे ज़्यादा घरों के खर्चे हैं। वो घर पे जाओ गैस नहीं है, वो गैस भराने जाओ तो वो भी महंगी है, LPG जो घर के सिलेंडर है। हुकूमत में आने के बाद वो बादशाह बन जाते हैं कि बस आवाम को चक्की में पीस देते। इतनी महंगाई हो गई, आटा, दाल, चीनी सब महंगा है, हम किस तरीके से अफोर्ड करेंगे? अभी देख लो मेरा पान का केबिन है, ये मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 की इनकम है। अब मेरी बेटियों का साथ है, किस तरीके से पूरा हो। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। प्लेऑफ तक रसाई के लिए 4 टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में से 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई है। HBL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की 2 उम्मीदवार टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। होम टीम के 8 मैचेस में 7 पॉइंट्स हैं, जबकि कराची किंग्स ने 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इवेंट में 4 टीमों के दरमियान प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ दिलचस्प हो गई है।
मुल्तान सुल्तान्स तो 8 में से 6 मैचेस जीतकर अगले मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 7 मैच में और पेशावर ज़ल्मी के 8 मैचेस खेलकर 9 पॉइंट्स हैं। इस रेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स भी शामिल है। अलबत्ता लाहौर कलंदर्स जो 8 मैचेस खेलकर सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल कर सकी है, वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 162 रन बनाए। वेंडर ड्यूसन 64 और शाहीन आफरीदी 30 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड वीजा 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 19वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट हो गई। फहीम अशरफ 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। समान खान ने 4 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विव रिचर्ड्स का कहना है कि PSL हर साल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान का टैलेंट नाकाबिल यकीन है। वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। Every year it just seems to be improving, and you can only speak of the individuals who come to this particular tournament. There's some class individuals, players, who have graced the T20 tournaments around the world, and I guess it's going from strength to strength, and I'm just happy to be part of such organization. I've always felt that Pakistan is blessed with enormous talent. I've said that over and over again, that talent here is just unbelievable. And to have the PSL, it gives every young individual an opportunity for them to be part of this particular picture, and not just pick this picture itself. After they would have been successful in the PSL, they can go on to bigger things, the big bashes around the world and all the other tournaments. So this is a tournament that has done well, in my opinion, to expose young players as much as possible. Listen, Safras is a player who wears his heart on his sleeve. I've always been a fan of Safras, whether he's captain or non-captain. I believe that he brings a lot of positive things to the team, and just having him around is always a good thing. I'm happy to see him around, even though he's not captain, but his contribution to the team is as good as any. We are looking forward to hosting the World Cup. Even though I love Pakistan and I love Pakistan dearly, I think West Indies have a good enough team in order for them to go and win it. So we're hoping that we can give a good show of ourselves. One must remember that West Indies is filled with a lot of talent as well. And in this T20 form, they're just as good as any team that is there. And पाकिस्तान के ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने कहा है कि उनके पास जो एक आलमी मयार का जैवलिन थ्रो था वो अब जवाब दे चुका है। वो पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी लोकल जैवलिन से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी का खतरा है। लेफ़्ट नी की और राइट एल्बो की मैंने सर्जरी कराई थी। उसके बाद मैंने एक कंपटीशन खेला था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, वो जो बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की तरीक रकम की कि मैंने वर्ल्ड में मेडल जीता। सेकंड दफ़ा जो है ना ओलंपिक्स के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो उम्मीद है होपफुल हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मेन तो ओलंपिक्स ही है। मेरी और नीरज की अगर बात करें आप ट्रेनिंग की, तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हो। जैवलिन मेरे पास है, लेकिन ये लोकल है। मैं चाहता हूँ कि जैसे वर्ल्ड में जो यूज़ होते हैं वो मेरे पास हों, तो साफ ज़रा का आपके पास प्रोफेशनल चीज़ है वर्ल्ड लेवल की, तो उसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाके वही यूज़ करनी पड़ती, तो आपको आसानी हो जाती है। अगर आप लोकल जैवलिन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको मुश्किल पेश होती है। और इसी तरह इधर इंजरी का भी ख़तरा होता है कि जैसे आपके पास लोकल चीज़ें हैं, अगर किसी भी काम में देखा है तो लोकल चीज़ें आप यूज़ करें तो उसमें नुकसान होता है। मेरे पास एक जैवलिन है वर्ल्ड लेवल की, लेकिन अभी वो भी यूज़ करके वो काफ़ी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं।